एक टाइम था Here we go! What a century from Babar Azam under pressure. Here's a sensational innings from Mohammad Rizwan. He's just got himself. What a beauty! जब ये तीनों प्लेयर्स पाकिस्तान टीम की बैकबोन हुआ करते थे। इनके बगैर टीम मैच विन कर लेगी ये कोई सोचता भी नहीं था। जब इन तीनों में से बॉलिंग पर शाहीन आते थे तो सबको यही उम्मीद होती थी कि पहले ओवर में विकेट तो पक्का जाएगी ही। जब पिच पर बाबर और रिजवान खड़े होते थे तब पाकिस्तान के मैच जीतने के चांसेस हमेशा ओपोनेंट टीम से ज्यादा होते, लेकिन इनके आउट होने के बाद ही पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से बिखर जाती और विकेट पर विकेट गिरना शुरू हो जाती थी। एक टाइम पर तो लोगों ने इनकी फॉर्म को देखते हुए इन्हें ईगल और किंग जैसे नाम देना शुरू कर दिए और इनके कभी कभी ना परफॉर्म करने पर भी लोग इन्हें कुछ भी नहीं कहते थे, क्योंकि तब लोगों का इन पर इतना भरोसा बन चुका था। लेकिन शायद किसी ने सच ही कहा है कि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बल्कि इसमें बदलाव आकर ही रहता है। इनके साथ भी ये हुआ, इनका भी टाइम बदला और इनकी फॉर्म भी नीचे गिरने लगी। इनकी फॉर्म इतनी गिरती चली गई कि एक पॉइंट पर आकर इन्हें पाकिस्तान की T20 टीम से परफॉर्म ना करने की वजह से ड्रॉप करना पड़ा। इस टाइम पर कुछ लोग ये चाहते हैं कि इन्हें टीम में वापस ना लाया जाए, तो कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि इनकी टीम में वापसी हो पाए। आज हम यही देखेंगे कि क्या अब ये तीनों प्लेयर्स अपनी खोई हुई रेपुटेशन वापस ले पाएंगे और क्या इनका कमबैक हो पाएगा। कहानी की शुरुआत होती है 2016 से, जब बाबर और रिजवान तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके थे। बाबर ने अपने करियर का स्टार्ट बहुत ही अच्छा लिया, जिस वजह से बाबर तीनों फॉर्मेट में जल्द ही सेटल हो गए और इन्हें 2016 से ही पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट का प्रॉपर प्लेयर बना लिया जाता है। अगर बात करें रिजवान की तो इनका टेस्ट और T20 में ज्यादा अच्छा स्टार्ट नहीं हो पाया, लेकिन वनडे में इन्होंने खुद को एक अच्छा बैट्समैन साबित करके दिखाया, जिस वजह से इन्हें पाकिस्तान की ODI टीम का रेगुलर हिस्सा बना लिया जाता है। अगर शाहीन के डेब्यू पर नजर डालें तो इनका डेब्यू 2018 में होना था, यानी अभी इनके डेब्यू में 2 साल बाकी थे। बाबर आजम ने स्टार्टिंग से ही इतना अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया था कि इन्हें 2016 के वर्ल्ड कप का भी हिस्सा बना लिया जाता है और बाद में 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का भी, जहां इन्हें प्लेइंग 11 में भी शामिल किया गया। लेकिन रिजवान को अभी टीम में इतनी अहमियत हासिल नहीं थी कि उन्हें किसी ICC इवेंट में मौका मिल पाए। फिर 2018 तक इन दोनों ने पाकिस्तान के लिए काफी सीरीज खेली और 2018 में ही इनके साथ शाहीन भी आ जाते हैं। अब ये तीनों टीम में एक नॉर्मल और एवरेज प्लेयर की तरह थे, लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा अहमियत बाबर आजम को हासिल थी, जिसकी वजह उनके बैटिंग रिकॉर्ड्स थे। उस टाइम किसी को क्या पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इन तीनों प्लेयर्स का एक ट्रियो बनेगा और पाकिस्तान टीम इन तीनों के बलबूते पर बड़े बड़े मैचेस विन करेगी। फिर शाहीन एशिया कप 2018 में अपना ODI डेब्यू करते हैं, जहां पूरे एशिया कप में इन्होंने 3 मैचेस खेलकर 4 विकेट उड़ाई। इस एशिया कप के बाद इन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3 ODI की सीरीज खेली, जहां इन्होंने खुद को प्रूव किया कि आने वाले टाइम में ये पाकिस्तान के अच्छे बॉलर्स में शुमार होंगे। इस सीरीज में शाहीन ने 9 विकेट्स ली, सिर्फ 3 मैचेस खेलकर। Got to be absolutely clear-headed and it's gone. इसके साथ साथ इन्होंने आते ही टेस्ट में भी अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। अब शाहीन का तो राइज शुरू हो चुका था, लेकिन बाबर ने इस साल 18 ODI खेलकर सिर्फ 1 सेंचुरी और 2 पचासेस बनाई। बट T20 में यह बात नहीं थी। बाबर ने इस साल T20 में 12 T20 खेलकर 64 की एवरेज के साथ 581 रन बनाए, जो कि T20 में अनबिलीवेबल एवरेज मानी जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली इस साल मोहम्मद रिजवान को किसी एक मैच में भी मौका नहीं मिला, ना किसी T20, ना ODI और ना ही टेस्ट में। फिर 2019 का वर्ल्ड कप आता है, जहां शाहीन और बाबर की फॉर्म को देखते हुए इन्हें भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना लिया जाता है। इस वर्ल्ड कप में बाबर आजम की बैटिंग टॉप क्लास रहती है, जहां इनके बैट से 8 मैचेस में 474 रन आए और साथ ही 350 और 1 सेंचुरी भी आई। साथ ही बाबर आजम पाकिस्तान के टॉप स्कोरर भी बने। इन अचीवमेंट्स का सिला बाबर आजम को इस साल के एंड में मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले हम शाहीन की बॉलिंग पर नजर डाल लेते हैं। इन्होंने वर्ल्ड कप में सिर्फ 5 मैचेस खेलकर 16 विकेट्स उड़ाई, जहां एक बार 4 विकेट्स और एक बार 5 विकेट हॉल भी शामिल थी। रिजवान ने भी इस साल 2 ODI सीरीज खेली, जहां इन्होंने 7 मैचेस में 2 सेंचुरीज बनाई। And there it is, 100 for Rizwan, his first ODI 100. 2019 का एंड होता है और पाकिस्तान की वाइट बॉल की कैप्टनसी बाबर आजम को दे दी जाती है। अब यही वो पॉइंट था जहां से इन तीनों प्लेयर्स की डोमिनेंस शुरू होती है। बाबर के कैप्टन बनने के बाद रिजवान को भी टीम में रेगुलर मौके मिलने लगे और आहिस्ता आहिस्ता इनकी फॉर्म भी इंप्रूव होने लगी, जिसके साथ ही बाबर ने भी 2020 में 6 T20 खेलकर 4 पचासेस बनाई। It brings up another half century. इस साल कोविड की वजह से ज्यादा क्रिकेट नहीं हो पाई, लेकिन जितनी हुई उसमें इन तीनों ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। फिर 2021 आता है और तीनों प्लेयर्स 2021 का काफी अच्छा स्टार्ट लेते हैं और पाकिस्तान को सीरीज विन करवाने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। फिर 2021 का T20 वर्ल्ड कप आता है, जहां शाहीन ने कुछ ऐसा परफॉर्म किया
इनके साथ ही हमें बाबर और रिजवान की तरफ से भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। ओवरऑल वर्ल्ड कप में बाबर 6 मैचेस में 303 रन के साथ टॉप स्कोरर की लिस्ट में पहले नंबर पर रहे और रिजवान 281 रन के साथ लिस्ट में तीसरे नंबर पर। इस साल इन तीनों प्लेयर्स ने अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दी, लेकिन अगर तीनों में से किसी एक को चूज करना हो तो वह शाहीन अफरीदी थे। ये मैं अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर रहा, बल्कि इन्हें आईसीसी ने आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। यह अवार्ड शाहीन से पहले किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर के पास नहीं था, क्योंकि इस अवार्ड के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, जो कि इस साल शाहीन ने दी थी। 2021 में इन्होंने 36 मैचेस में 78 विकेट्स लिए, जो कि अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस थी। इन तीनों प्लेयर्स की यह परफॉर्मेंस देखकर अब सबको लगने लगा था कि ये तीनों प्लेयर्स मिलकर पाकिस्तान टीम को बहुत ऊपर ले जाएंगे। फिर लोगों की पाकिस्तान टीम से यही उम्मीद होती है और 2022 का वर्ल्ड कप आ जाता है, जहां पाकिस्तान बहुत मुश्किल से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है और सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में भी क्वालिफाई कर लेता है, लेकिन फाइनल हार जाता है। इस वर्ल्ड कप में बाबर की फॉर्म अच्छी नहीं रहती और साथ ही रिजवान भी एवरेज परफॉर्म करते हैं। अगर बात करें शाहीन की, तो उन्होंने 7 मैचेस में 11 विकेट्स उड़ाई, एंड लीडिंग विकेट टेकर में 5th पोजीशन पर जगह बनाने में कामयाब रहे। बाबर ने भले ही वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म ना किया हो, लेकिन इस साल बाबर को भी आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, क्योंकि बाबर ने इस साल सीरीज में काफी अच्छा परफॉर्म किया था। 2022 में बाबर ने 8 सेंचुरीज और 1750 बनाई, जिसके बाद तो इन्हें अवार्ड देना बनता ही था। रिजवान भी इस साल T20 रैंकिंग में पहली पोजीशन पर आए थे। ये साल भी इनके लिए 2021 की तरह काफी अच्छा गुजरता है। अब तक पाकिस्तान टीम में सब कुछ ठीक चल रहा था, बट 2022 के सिर्फ एक साल बाद ही, यानी 2023 में सब कुछ बिल्कुल चेंज होने वाला था। 2023 स्टार्ट होता है, जिसका स्टार्ट पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा अच्छा लेती है। इस साल पाकिस्तान बाबर के अंडर ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पर आती है, जिसमें रिजवान और शाहीन का भी इंपॉर्टेंट रोल था। पाकिस्तान की ओडीआई में इस फॉर्म को देखते हुए ये लग रहा था कि 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान फैंस को मायूस नहीं करेगी, बट यही वह पॉइंट था जहां से सब बदलना शुरू होता है। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम बहुत ही बुरा परफॉर्म करती है और ग्रुप स्टेज से ही एलिमिनेट हो जाती है। साथ ही तीनों प्लेयर्स की फॉर्म भी ज्यादा अच्छी नहीं रहती, बल्कि बस एवरेज सी ही होती है। फिर इस वर्ल्ड कप के बाद टीम में कैप्टनसी के इशू बनते हैं, जिस वजह से टीम में ग्रुपिंग के एलिगेशन लगे और साथ ही टीम में और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बनने लगती हैं, जिसका असर हमें साफ साफ पाकिस्तान टीम में देखने को मिलता है। पाकिस्तान 2024 के वर्ल्ड कप में बहुत बुरे तरीके से एलिमिनेट होता है, जहां इन तीनों प्लेयर्स की फॉर्म भी गिरने लगी थी। इस वर्ल्ड कप में बाबर, रिजवान और शाहीन ने भी कोई खास परफॉर्म नहीं किया और आगे सीरीज में भी हमें इनकी फॉर्म नहीं देखने को मिली। फिर इसी तरह इनकी फॉर्म गिरते गिरते एक टाइम ऐसा आ गया कि लोगों ने इन तीनों प्लेयर्स को T20 से ड्रॉप करने का कहना शुरू कर दिया और इनकी फॉर्म को देखते हुए मैनेजमेंट ने इन्हें T20 से ड्रॉप भी कर दिया। इनके T20 से ड्रॉप होने के बाद कुछ लोग तो इसी फेवर में थे कि इन्हें T20 में नहीं होना चाहिए, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इस फैसले के फेवर में नहीं थे। बाय द वे, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में जरूर बताना